students, welcome back to the third session of history, nationalism in India. So students, last session में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, हमने जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट जो था उसके बारे में पढ़ा हमने, एंड हमें पता चला कि रॉलेट सत्याग्रह जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं है, वो मोस्टली लिमिटेड है सिटीज एंड टाउन्स तक. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, गांधी जी को ऐसा लगा कि देयर शुड बी अ मूवमेंट व्हिच इज ब्रॉड बेस्ड, मतलब वहां पर 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या करना है, हमें हिंदू मुस्लिम्स को जब हम एक साथ लाएंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिटी क्रिएट होगी एंड यूनिटी से हम कोई भी सत्याग्रह जीत जाएंगे. तो स्टूडेंट्स देखते हैं खिलाफत मूवमेंट. अब खिलाफत मूवमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये एक मुस्लिम एम्पायर जो है उसकी 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 काइंड ऑफ बोल सकते हो स्ट्रगल है. तो स्टूडेंट्स वापस जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टुवर्ड्स. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा था, इट वाज बिटवीन अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स. सेंट्रल पावर्स जो थे वो हार गए थे एंड अलाइड पावर्स जीत गए थे. सेंट्रल पावर्स में कौन था स्टूडेंट्स? गोवा, दैट इज जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया. तो हम इसका ही देखेंगे सर, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड रशिया. हारे हुए कौन थे? ये तीन कंट्रीज थे. अब हम देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस ऑटोमन एम्पायर? आप बोलोगे कि ये इसके बारे में कुछ सुना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है. तो लेट मी टेल यू, ऑटोमन एम्पायर में बहुत सारी कंट्रीज आती है स्टूडेंट. इट इज एन इस्लामिक कंट्री. जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर एक ऑटोमन जो है, मतलब इस्लाम का जो हेड बोला जाता है खलीफा, वो रूल करता है. क्लियर? तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि खलीफा जो है वो हेड है, एंड जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, करेक्ट, आप बोलोगे कि साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ यूरोप, यू कैन सी साउथ अफ्रीका, कहीं पर भी जहां पर भी आप देखोगे इस्लामिक कंट्रीज है, वो सब किसके अंडर आती है स्टूडेंट्स? ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती है. उसको हेड कौन है? उसका खलीफा. करेक्ट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑटोमन एम्पायर है ना, उसकी डिफीट हो चुकी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. जैसे हमने देखा वो सेंट्रल पावर में बिलोंग करता है, गोवा, तो वो क्या है? ऑटोमन एम्पायर. तो वो ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर से बिलोंग करता है एंड उनकी डिफीट हो चुकी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. तो जब भी स्टूडेंट्स वॉर के टाइम पे कोई कंट्री हारती है तो उसको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. जैसे कि अगर कंट्री ए एंड कंट्री बी, जैसे कि एग्जांपल ले, ऑटोमन एम्पायर हार चुका है एंड इस साइड देखेंगे फ्रांस जीत चुका है. तो फ्रांस इज अ विनिंग कंट्री एंड ऑटोमन एम्पायर इज अ, यू कैन से, लूजिंग कंट्री, लूजिंग एम्पायर. सो यहाँ पर फ्रांस जो भी ऑटोमन एम्पायर से मांगेगा ना, वो उसको देना पड़ेगा स्टूडेंट. तो फ्रांस क्या करेगा, उसके वहां पर जितने भी डेवलप्ड एरियाज है, डेवलप्ड इंडस्ट्रीज है, वो सब ले लेगा अपने अंडर. जहाँ अच्छा पॉपुलेशन है, कैपिटल सिटीज है, वो सारी अपने अंडर ले लेगा एंड एक ट्रीटी साइन करवाएगा कि आज तुम हार गए हो, इसलिए तुमसे ऑटोमन एम्पायर से ये चीजें मैं ले रहा हूँ, बिकॉज आई एम द विनर, नाउ आई विल बी रूलिंग यू. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो चुका था ऑटोमन एम्पायर एंड रूमर्स स्प्रेड हो चुके थे कि बहुत हार्श पीस ट्रीटी साइन होने वाली है. पीस ट्रीटी मतलब सेटलमेंट की ट्रीटी. जब कोई हार जाता है जीत जाता है तो दोनों बीच में सेटलमेंट होता है. तो बहुत ही हार्श सेटलमेंट होने वाला है. ये जो अलाइड पावर्स है वो बहुत ही खतरनाक है एंड उन लोग अभी जो हारी हुई पार्टीज है, हारी हुई कंट्रीज है, उन पे बहुत हार्श होने वाले हैं. क्लियर? तो हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर. ऑटोमन एम्परर कौन स्टूडेंट्स? मैंने आपको बोला खलीफा, दैट इज स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है उनका हेड ऑटोमन एम्परर. अब टू डिफेंड द खलीफा's temporal powers, a खिलाफत कमिटी was formed in Bombay in March 1990. तो स्टूडेंट्स, जो खलीफा है उसके पावर्स को बचाने के लिए, डिफेंड मतलब बचाना, यहाँ पर कि इसके सारे पावर्स चले ना जाए, इसके लिए क्या किया गया स्टूडेंट्स? 1919 में खिलाफत कमेटी बॉम्बे में सेटअप. अभी खिलाफत कमेटी जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे यंग लीडर्स हैं, जैसे कि मुस्लिम लीडर्स यंग जो है मोहम्मद अली एंड शौकत अली. ऐसे जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे हमारे ऑटोमन एम्पायर को सेव कर सकते हैं, हमारे खलीफा के पावर्स को भी सेव कर सकते हैं, हेड के पावर्स को. क्लियर? तो इन लोग डिस्कस कर रहे थे एंड इन्होंने सोचा, शौकत अली, मोहम्मद अली ने, कि महात्मा गांधी जी हमारे इंडिया में ऐसे इंसान है जिनसे हम अगर डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के 100% चांसेस है. तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी के साथ बैठ के डिस्कशन किया
कि हमें क्या करना चाहिए, अभी इनको सेव कैसे करें, क्या है। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि ये क्या है, ये मेरे लिए तो गोल्डन मौका है। अगर मैंने मुस्लिम्स की हेल्प की तो क्या हो सकता है, मुस्लिम्स भी मेरी हेल्प करेंगे सत्याग्रह के लिए। तो जो 100% सपोर्ट गांधी जी को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा ये खिलाफत मूवमेंट रेस करके, ये इश्यू जो है खिलाफत का, वो मैं सॉल्व करके क्या कर सकता हूँ, हिंदू मुस्लिम्स को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला सकता हूँ। एक ही अम्ब्रेला मतलब स्टूडेंट्स, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड हो जाएंगे। एंड अगर वो यूनाइटेड हो गए तो सब 100% सपोर्ट मिलेगा गांधी जी को, एंड वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स को आराम से भगा सकते हैं। तो गांधी जी, to defend the Khalifa's temporal powers, Khilafat Committee was formed in Bombay. Bombay में form हुई थी students March 1919 में. Young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Gandhi ji about possibility of united mass action on the issue. Gandhi ji saw this an opportunity. Gandhi ji ने सोचा वाह, अब तो क्या है, सामने से ही आ रहे हैं इन लोग, मतलब मेरी प्रॉब्लम सामने से सॉल्व हो रही है, मैं इनकी हेल्प करूंगा तो फ्यूचर में लोग मेरी हेल्प करेंगे। The opportunity, Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement. At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. So at Calcutta session of Congress देखोगे students, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे 1920 में जो कोलकाता सेशन था, ये कहाँ पर था स्टूडेंट्स, कैलकाटा में। क्लियर। तो वहां पर एक कांग्रेस सेशन बैठी, कांग्रेस मतलब आप बोलोगे जिसमें आईएनसी के जितने मेंबर्स हैं, तो ये सब जो है वो डिस्कस करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं। तो ये कब हुआ था, सितंबर 1920 में। अब गांधी जी ने सोचा कि भाई मेरे लिए तो एक टास्क है, मैं तो समझ गया कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, करेक्ट, बट जो कांग्रेस के लोग हैं वो सब हिंदूज है, उनको मैं कैसे मनाऊं कि हम मुस्लिम्स की हेल्प करें, बिकॉज हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले से ही हिंदू मुस्लिम का कुछ ना कुछ लोचा चल रहा है। तो यहाँ पर यही है कि उनको क्या चाहिए था कि मैं कैसे, गांधी जी कैसे इनको परसुएड करें, दूसरे कांग्रेस मेंबर्स को कैसे परसुएड करें कि वो खिलाफत का साथ दें। क्लियर। लेकिन ये जो कांग्रेस सेशन थी 1920 में, उन्होंने सब लीडर्स को कन्विंस कर दिया to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. Swaraj मतलब students full independence. स्वराज, इंडिपेंडेंस मिलना। क्लियर। तो इन्होंने क्या कर दिया, सब लीडर्स को मना लिया कि हमें क्या करना है, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉपरेशन? दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स। हम उनके साथ बैठेंगे ही नहीं, हम उनकी बातें नहीं मानेंगे, कुछ नहीं, हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे। क्लियर। तो अभी इन लोग ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे एंड खिलाफत इश्यू को कंसिडर करते हुए वो लोग एनसीएम स्टार्ट करेंगे। So I think, I hope this is खिलाफत issue is very clear to you. रिवाइज कर लेते हैं एक बार, so that आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर जो है, या फिर बोल सकते हो ओटोमन एम्पायर, वो डिफीट हो चुका था। हार्श पीस ट्रीटी साइन होने वाली थी, ऐसे रूमर्स थे। किस पे साइन होने वाली है, ओटोमन एम्पायर। अब एम्पायर कौन है स्टूडेंट्स, खलीफा, इस्लाम वर्ल्ड का हेड खलीफा बोला जाता है। अब खिलाफत कमेटी फॉर्म हो गई, किसके लिए, खलीफा के पावर्स को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई, कहां पर, बॉम्बे 1919 में। फिर बहुत सारे यंग जनरेशन जो थे मुस्लिम लीडर्स के, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने गांधी जी के साथ बैठ के डिस्कस किया। एंड गांधी जी ने देखा कि हाँ, ये तो मेरे पास गोल्डन चांस है कि मैं क्या करूंगा, मुस्लिम्स की हेल्प करूंगा, उनको ये इश्यूज से सॉल्व करवाऊंगा उनका इश्यू, एंड मैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स को एक साथ लेके आऊंगा मूवमेंट के लिए। तो 1920 में, सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन जो था कैलकाटा में, तो वहां पर गांधी जी ने सबको मना लिया, बाकी कांग्रेस लीडर्स को मनाया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें अलोंग विद खिलाफत इश्यू एज वेल एज फॉर इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाई नॉन कॉपरेशन। अब स्टूडेंट्स ये ऐसी नौबती क्यों आई, ऐसा आया ही क्यों कि हमको कॉपरेट नहीं करना है, हमको ये मूवमेंट बनाना पड़ा। क्लियर। तो इसका एक रीजन है स्टूडेंट, अगर है ना ब्रिटिशर्स को हमने इंडियंस ने पहले से ही कॉपरेट नहीं किया रहता ना, तो क्या होता पता है, उन लोग टिके ही नहीं होते। अगर स्टार्ट में ही हमने उनको भगा दिया होता तो वो कभी टिक नहीं पाते। लेकिन हमारे इंडियंस ने ही उनके साथ कॉपरेशन किया, उनको बढ़ाया यहाँ पर,
करेक्ट, उन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया है यहाँ पर, जिसकी वजह से ही वो ज्यादातर क्या करने लगे, यहाँ पर रूल करने लगे। तो इन हिज बुक, फेमस बुक हिंद स्वराज, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी स्टूडेंट्स 1909 में, कौन सी थी, हिंद स्वराज। Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. अब उन्होंने बुक में ही लिखा है स्टूडेंट्स कि ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है वो इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से ही हुआ है, एंड वो सरवाइव कर पाया है बिकॉज कॉपरेशन ही है यहाँ से। जैसे कि मैं टेररिस्ट का एग्जांपल दूं आपको स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, क्या लगता है आपको इंडियंस इन्वॉल्व नहीं है उसमें? करेक्ट, ऐसा नहीं है, इंडियंस तो इन्वॉल्व है, तब जाके ही तो उनको मौका मिल रहा है कि वो यहाँ पर कुछ कर सके। तो वैसे ही यहाँ पर है, ब्रिटिश अपने हिसाब से इतने बड़े इंडिया को रूल नहीं कर सकते थे, इंडियंस ने कॉपरेट किया। क्लियर? If Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. अगर इंडियंस ने रिफ्यूज किया होता कि हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे, जैसे आए वैसे भगा दिया रहता, तो क्या होता स्टूडेंट्स, ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर ही चला गया होता एंड तभी ही इंडिपेंडेंस मिल जाता। हमको कितने साल, अराउंड 150-200 इयर्स हमको ब्रिटिशर्स के अंडर रहना पड़ा है। तो अब ये नॉन कॉपरेशन जो है वो मूवमेंट कैसे बना, हमने उसका मतलब तो समझ लिया यहाँ पर कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट। अब ये मूवमेंट में भी तो रेज होना चाहिए ना, मूवमेंट का फॉर्म लेगा, ये कैसे होता है? हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? ये तो सिर्फ एक टर्म है कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन ये मूवमेंट में तो कन्वर्ट होना चाहिए, तब इसे फॉलो करने चाहिए। कैसा है देखते हैं। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अनफोल्ड मतलब स्टूडेंट्स, मूवमेंट शुड टेक प्लेस इन स्टेजेस। तुरंत आप बोलोगे ना सबको कि अरे कॉपरेट मत करो, तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, कोई भी अगर प्लानिंग है आपका तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्लीमेंट करो। क्लियर? तो वो सक्सेसफुल होगा। So it should begin with the surrender of titles that the government awarded and the boycott of civil services, army, police, courts, legislative councils, schools and foreign goods. अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, स्टार्ट में सबसे पहले तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सबको अवार्ड देके रखा है ना, जैसे कि किसी पुलिस है, कोर्ट्स है, एक्सेट्रा, जो भी इंडियन ऑफिशियल्स है उनको अवार्ड्स देके रखे हैं, तो वो सब आप क्या करो, छोड़ दो। क्लियर? वो सब सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो इसलिए मतलब क्या बोल सकते हो आप वो रिटर्न कर दो। तो क्या करना है, जो भी टाइटल्स दिए हैं, जैसे कि किसी को सीईओ दिया है कंपनी का, ब्रिटिशर्स के कंपनी का सीईओ दिया है किसी को मिनिस्टर बनाया है और एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी को डिफेंस के अंडर मिनिस्टर बनाया है, तो ये सब टाइटल्स को क्या करो आप, रिटर्न कर दो। क्लियर? तो सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज जो है, जैसे कि बोल सकते हो कि पुलिस में सर्व करते हो आप, सिविल सर्विसेज जो है उसको बॉयकॉट कर दो। फिर आर्मी में मत जाओ, इंडियंस आर्मी में जाएंगे ही नहीं। पुलिस में भी, दैट इज ब्रिटिशर्स की पुलिस जो आर्मी है, वहां पर भी कोई इंडियंस नहीं जाएगा। कोर्ट्स में इंडियंस नहीं रहेंगे, स्कूल्स में नहीं जाएंगे, एंड ब्रिटिशर्स के कपड़े भी हम नहीं खरीदेंगे। तो एक एक करके क्या करो स्टूडेंट्स, सब जो ब्रिटिशर्स की चीज है उसको बैन कर दो। Then in case government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. अब स्टूडेंट्स ये सब करने के बाद जब आप सब कुछ रिटर्न कर रहे हो, आप उसको ठसन दे रहे हो ब्रिटिशर्स को, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। तो अगर उन्होंने रिप्रेशन स्टार्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्रेस करना स्टार्ट किया, मतलब क्या करना, डोमिनेट या फिर मारना स्टार्ट किया लोगों को, तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस। मतलब अभी तो हम सिर्फ आपको कॉपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम आपको ओबे नहीं करेंगे। पहले हम आपका सुनते थे, लेकिन सिर्फ हम कॉपरेट नहीं करते थे, लेकिन अब तो हम आपकी सुनेंगे भी नहीं। फुल सिविल डिसोबीडियंस। सिविल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पीपल, सिटीजन्स जो है, दे विल डिसओबे। डिसओबे मतलब दे विल नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? तो पहले नॉन कॉपरेशन है, सुधरना है तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरा एंड तुमने हमें मारने की ट्राई की तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही लॉन्च कर देंगे, उतना याद रखो। तो ये धमकी दे दी ब्रिटिशर्स। थ्रू द समर ऑफ 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively, mobilizing support for movement. फिर स्टूडेंट्स ऐसे ही घर बैठे बैठे बोल सकते हो कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्या करना पड़ा, महात्मा गांधी एंड शौकत अली, अब तो एक टीम हो गई थी, मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं था, बिकॉज खिलाफत इश्यू यहाँ पर सॉल्व किया था गांधी जी ने,
तो ये दोनों जो है क्या बोल सकते हो कि बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत ही अच्छे लीडर्स थे, एक साथ काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट जो है मूवमेंट के लिए वो यहाँ पर अरेंज किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921। अब जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत, हमने देखा नॉन कॉपरेशन भी स्टार्ट हो गया, खिलाफत भी स्टार्ट हो गया, तो ये कब स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स? 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब डिजायर। सब लोगों के लिए स्वराज क्या था स्टूडेंट्स? अलग अलग था। आज अगर आपको पूछेंगे आपके लिए फ्रीडम क्या है, तो आप बोलोगे अरे हमको तो क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी हो, स्कूल्स ना हो, क्लासेस ना हो, हमारी लाइफ में आजादी की आजादी हो। आपकी मम्मी को पूछेंगे तो बोलेंगे अरे मेरे लिए स्वराज क्या है, खाना बनाना ना हो, लॉकडाउन का सिचुएशन है तो बर्तन घिसना, ये सब कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्लियर? आपके पापा को पूछोगे, आपके जो फादर है उनको पूछोगे तो वो बोलेंगे मेरे लिए फ्रीडम, मुझे कोई टोके ना, मैं मेरी लाइफ एंजॉय करूँ एक्सेट्रा। तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, उनके लिए क्या था बोल सकते हो कि नॉन कॉपरेशन या फिर अलग अलग डिजायर्स थे, ताकि वो नॉन कॉपरेशन के थ्रू उसको फुलफिल कर सके। तो ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। जैसे गांधी जी ने बोला कि हमें क्या करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है, टूर किया उन्होंने हर एक विलेजेस में जाके कि नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे, स्वराज के लिए कॉल किया। क्लियर? तो सबने उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, मतलब सबने पार्टिसिपेट किया। बट द टर्म meant different things to different people। स्वराज का मतलब सबके लिए अलग था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके लिए अलग है, आपकी मदर फादर सबके लिए अलग, लेकिन पार्टिसिपेट सब करेंगे। तो देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब टाउन्स में मूवमेंट कैसे हो रहा था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में कैसे स्टार्ट हुआ? टाउन्स मतलब सिटी। So the movement started with middle class participation in the cities। अब स्टूडेंट्स कौन पार्टिसिपेट करेगा? मिडिल क्लास पहले पार्टिसिपेट करेगा। रिचर सेक्शंस को फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, पेजेंट्स के पास बोल सकते हो, पुअर पीपल के पास दिमाग या लिटरेसी नहीं होती कि उन लोग क्या करें, कुछ मूवमेंट बना सके या कुछ कर सके, लेकिन मिडिल क्लास जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा पहले होता है पार्टिसिपेट करने के लिए। सो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ। Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters, teachers resigned. Lawyers gave up their legal practices. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, बहुत सारी गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स जो थी उसमें से स्टूडेंट्स जो थे वो चले गए, छोड़ दिया उन्होंने। कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया। हेडमास्टर्स जो टीचर्स वगैरह थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड कोर्ट्स में लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस गिव अप कर दी। क्लियर? सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो। नाउ काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड। अब काउंसिल इलेक्शंस क्या है स्टूडेंट्स? जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होता है ना, वैसे ही तभी इलेक्शंस होता था, लेकिन तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए होता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? काउंसिल इलेक्शन। अब ये इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। करेक्ट? सब जगह पे बोल दिया कि कोई भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कोई भी इंडियन। लेकिन स्टूडेंट्स मद्रास में क्या हुआ देखते हैं। मद्रास में ऐसा नहीं हुआ। मद्रास में कुछ लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब वो कौन थे देखते हैं। गद्दार। Let's where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some powers, something that usually Brahmins had access to। तो स्टूडेंट्स मद्रास में दो कम्युनिटीज थी। क्लियर? दो पार्टीज थी, एक पार्टी ब्राह्मण्स की थी एंड दूसरी पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की थी। अब ब्राह्मण्स जो है ना स्टूडेंट्स, उस उनके पास यहाँ पर मद्रास में बहुत पावर्स थे, उनको हर एक चीज में पावर्स मिलते थे, लेकिन नॉन ब्राह्मण्स को नहीं मिलते थे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन था स्टूडेंट्स कि वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, जीत जाए एंड फिर कुछ पावर गेन करे। क्लियर? तो इसलिए नॉन ब्राह्मण्स जो थे, दैट इज उनकी पार्टी का नाम क्या है? जस्टिस। तो द जस्टिस पार्टी, पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, इनको क्या लगा कि काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे
तो एक तरीका है, वही तरीका है जिससे उन लोग क्या कर सकते हैं, कुछ पावर गेन कर सकते हैं। एंड ये पावर जो है, बहुत सारे पावर्स तो ब्राह्मण्स के पास पहले से ही दिए हैं, नॉन ब्राह्मण्स को कुछ नहीं दिया है, तो उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो सब जगह पे काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हो गए कि इलेक्शंस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ मद्रास में नहीं किया, जहां पर जस्टिस पार्टी जो थी नॉन ब्राह्मण्स की, उन्हें लगा कि अगर उनको कोई पावर चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज वहां के ब्राह्मण्स जो है उनको तो ऑलरेडी सब पावर्स दिए। तो पार्टिसिपेंट्स में हमने देखा स्टूडेंट्स, ये 3 पार्टिसिपेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट होगा मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से, एंड उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स है, टीचर्स, लॉयर्स, सबने अपने प्रैक्टिसेस वगैरह छोड़ दिए, काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया एक्सेप्टेड मद्रास। तो ये बोल सकते हो पार्टिसिपेंट्स है एनसीएम। अगर आपको पूछा व्हाट हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनसीएम, तो आपको ये 3 पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट तो कर लिया लोगों ने, लेकिन इसके कुछ इफेक्ट्स होंगे कि नहीं, देखते हैं अभी इकोनॉमिक फ्रंट पे इसके इफेक्ट्स क्या है। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन और इकोनॉमिक फ्रंट। अब स्टूडेंट्स, अगर आप चीजों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप फॉरेन गुड को बॉयकॉट कर रहे हो, ब्रिटिशर्स के गुड्स यूज नहीं कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पे होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां पर भी इफेक्ट होगा। एंड हमारे कंट्री के लिए, जो हमारे कंट्री के मर्चेंट्स है, हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि क्या कर दिया लोगों ने ब्रिटिशर्स के कपड़े यूज करने बंद कर दिए, एंड जो इंडियंस है अभी वो क्या कर रहे हैं, अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर किए हुए कपड़े यूज कर रहे हैं। तो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ दिस एनसीएम ऑन इकोनॉमिक फ्रंट? इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब होता है कि पैसे, इकोनॉमी के लिए। The effects of economic non-cooperation of economic front were more dramatic. Dramatic मतलब बहुत ही खतरनाक है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, मतलब ब्रिटिशर्स से जितने भी गुड्स आते थे वगैरह हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, हम खरीदेंगे ही नहीं, हम आने भी नहीं देंगे। लिकर शॉप्स पिकेटेड। अब स्टूडेंट्स, दारू की आदत किसने लगाई है, ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी लिकर शॉप्स थी, लिकर का मतलब दारू, वो सबको पिकेट कर दिया। पिकेट मतलब उसको क्लोज कर। फिर फॉरेन क्लॉथ जो है स्टूडेंट्स, उसको बड़े बड़े बॉनफायर्स में, मतलब आग लगाते थे, बड़े बड़े, जैसे होली होती है ना हमारे यहाँ पर बॉनफायर होता है, वैसे ही बड़े बड़े बॉनफायर्स में जितने भी फॉरेन के कपड़े थे वो सबको जला दिए। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ half between 1921 and 1922, its value dropping from 102 crore to 57 crore. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, जो इम्पोर्ट है फॉरेन क्लॉथ का वो आधा हो गया, बिकॉज हम तो इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू भी बोल सकते हो आधा हो गया। तो फिर पहले 102 करोड़ के क्लॉथ आते थे, अब से 57 करोड़ के आते हैं। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। अब हम देखेंगे बहुत सारी जगह पे तो स्टूडेंट्स जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहते, ना हम उनको फाइनेंस करेंगे, पैसा भी नहीं देंगे। तो एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ्स, एंड उन्होंने क्या पहना स्टूडेंट्स, ओनली इंडियन वन। डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ्स मतलब उन्होंने क्या किया, जो भी ब्रिटिशर्स के क्लॉथ थे उनको उन्होंने निकाल दिया, मतलब बोल सकते हो बैन कर दिया, हम उसे यूज ही नहीं करेंगे, एंड सिर्फ इंडियन जो क्लॉथ था उसको ही उन्होंने यूज किया। अब जैसे इंडियन क्लॉथ की डिमांड बढ़ेगी, तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जहाँ पर कपड़े बनते हैं एंड हैंडलूम्स जहाँ पर वीव वगैरह होते हैं कपड़े, वो सब बढ़ जाएंगे। यस, तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ गया एंड इंडिया की इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉस्पर होने लगी, तो एक काइंड ऑफ बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। So this was all about effects of NCM on economic front. देख लेते हैं, बॉयकॉट हो चुके थे फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ को जला दिया था, फिर इंपोर्ट जो है वो हाफ हो गया था, हाफ मतलब आधा हो गया था, merchants traders refused to trade and people started wearing Indian clothes, which increased the production of Indian textile mills. So students, this was all about this lecture.